नमस्कार। आज भारत के उस आंदोलन की जिक्र कर रहे हैं जिसमें हजारों जिंदगियां लील गई है। बात कर रहे हैं हम खालिस्तान आंदोलन की। खालिस्तान के आंदोलन के दो हिस्सों में हम विभाजित करते हैं, एक आज़ादी से पूर्व और एक आज़ादी के बाद। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई तो उसी समय में मास्टर तारा सिंह के द्वारा अलग सिख देश की मांग की गई और ये आंदोलन कभी मरा नहीं था। आज़ादी के बाद जब पंजाब का विभाजन हुआ तो आधे से ज़्यादा हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और आधे हिस्से भारत के हिस्से में आए। और इस विभाजन में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो था सिख कौम, क्योंकि उसके डोमिनेट एरिया लाहौर उनके हाथ से चला गया। उनके सबसे पवित्र स्थल ननकाना साहिब पाकिस्तान के प्रशासित हिस्से में चला गया और विभाजन के बाद काफ़ी संख्या में सिखों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। उसकी जगह जमीन सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से विभाजित होके भारत आना पड़ा था और धीरे धीरे उसके अंदर एक असुरक्षा की माहौल पैदा होती गई। इसके जड़ में जाते हैं कि क्यों ये हुई थी। जब पाकिस्तान की मांग की गई तो उसे लगा था कि हिंदुस्तान में हिंदू डोमिनेट हो गया और पाकिस्तान में मुस्लिम डोमिनेट हो गया, तो हम कहाँ रहे हैं। इसी आंदोलन को हवा देने के लिए एक दल का स्थापना होता है जिसका नाम था अकाली दल और ये पंथक की राजनीति करती थी। अकाली दल धीरे धीरे आज़ादी के बाद उसकी कुछ मांग थी, अधिकतम मांग थी कि एक हमें अलग देश खालिस्तान दिया जाए और न्यूनतम मांग थी कि जिसमें हमें अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, जिसमें केंद्र के हिस्से में सिर्फ रक्षा, विदेश और मुद्रा की बात कही गई थी। सरकार ने इसे नहीं माना। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक और बात थी कि सिखों की आबादी ब्रिटिश हुकूमत के समय में पंजाब के किसी भी ज़िले में बहुसंख्यक नहीं थी, सिवाय लुधियाना की जहाँ पे उनकी आबादी 41% के आसपास थी और किसी भी ज़िले में वो बहुसंख्यक नहीं थी। लेकिन विभाजन के बाद काफ़ी मात्रा में प्रशासित पंजाब से पलायन करके सिख आए तो भारतीय पंजाब में कई ज़िले में वो बहुसंख्यक हो गए। अब उन्हें भाषाई आधार पर एक अलग राज्य चाहिए, इसके लिए मांग की गई। लेकिन सरकार के द्वारा एक धर्म के आधार पर पहले एक विभाजन हुआ था जिसमें काफ़ी त्रासदी हुई थी। धीरे धीरे इस मांग को टालते टालते अंततः 1966 में पंजाब से एक अलग राज्य हरियाणा बना और पंजाब का गठन हुआ। उसी समय में 5 नदियों का भूमि कहा जाता था पंजाब को। कुछ नदी जैसे रावी, ब्यास, सतलज पर एक नहर परियोजना की स्थापना की गई जिसके द्वारा पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बराबर हिस्सों में बांटने की बात कही गई थी। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने पंजाब के हिस्से में सिर्फ 23% जल दिया, बाकी हरियाणा और राजस्थान को दे दिया गया। इससे सिखों में गहरी नाराजगी हुई थी क्योंकि वो एक किसान कौम थे और पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की कर दी गई थी। 1972 में अकालियों की हार होती है। 1973 में अकाली आनंदपुर साहिब अधिवेशन के आयोजन करते हैं और उसमें फिर से अलग से स्वायत्तता की मांग करते हैं। चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की बात करते हैं और पानी की समस्या का निदान चाहते जिसमें वो अधिकतम हिस्से की मांग कर सकें। 1972 में एक हारे हुए कैंडिडेट जगजीत सिंह चौहान, नाम याद रखिएगा, जगजीत सिंह चौहान, ये ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ पे वो खालिस्तान के लिए प्रवासी सिखों के बीच में कैंपेन शुरू करते हैं। शुरू में उसे कुछ सफलता मिलती है, कुछ साथियों के साथ वो अलग खालिस्तान की स्थापना करते हैं, अपने एक एम्बेसी खोल देते हैं कई देशों में, प्रतीकात्मक रूप से अपनी पासपोर्ट, मुद्रा इश्यू कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात ये थी कि अभी तक भारत में उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं मिला था और अकाली भी सत्ता में हार चुके थे। तो एक तरह से आनंदपुर अधिवेशन ने इसके अंदर जान फूका और वो पुनः सत्ता में आ गई। लेकिन पानी का बंटवारा का निदान नहीं हो पाया। सिखों में नाराज़गी बढ़ती जा रही थी और अलग खालिस्तान की मांग भी तेज होती जा रही थी। इसी समय में एक संत का उदय होता है जिसको संत कहा जाता है पंजाब में, सरकार द्वारा उसे आतंकवादी कहा जाता है, भिंडरवाला का। और भिंडरवाला धार्मिक आयोजन का आधार पे स्वायत्त शासन की चाह रहे थे पंजाब में। उनके अनुयायियों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही थी। अकाली दल ने उनसे हाथ मिलाया और अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को उसने अपना अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे सरकार के पास ये खबर फैलती जा रही थी और इसी बीच में वहाँ पंजाब में अशांति की शुरुआत होती है। हिंसा के साथ हिंदुओं का नरसंहार चालू कर दिया गया। अंततः सरकार ने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।
राष्ट्रपति शासन के सिफारिश होने के बाद पंजाब में एक और गहरा असंतोष फैल गया और जो पंथक की राजनीति करने वाले दल थे, अकाली दल, वो जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे थे और सरकार के माथे पे ये लकीरें खींची जा रही थी कि स्वर्ण मंदिर आतंकियों का पनाहगार बनते जा रहा है और सरकार चाह के भी उस पर डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सिखों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी। अंततः सरकार को एक रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में असलहे जमा किए जा रहे हैं और मजबूरन सरकार को सैन्य कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। इस सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे GS बराड़ साहब, जो कि खुद एक सिख थे। उसने अपने अधीनस्थ जितने भी सिख सैनिक थे, कैप्टन थे, जो भी उससे नीचे वाले थे, उनको कहा था कि जिनकी भी धार्मिक या भावनाएं आहत होती है वो इस ऑपरेशन से बाहर जा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी वापस नहीं गया। और उसने घोषणा की कि ये ना तो सिख के खिलाफ है, ना कि ये सिख धर्म के खिलाफ है, ये ऑपरेशंस आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। सरकार पुख्ता जानकारी नहीं जुटा पाई थी कि उसके अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर कितनी मात्रा में असलहे जमा हैं। शुरुआती क्षण में लगा सरकार को कि शाम 7 बजे तक ऑपरेशन ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था और उस ऑपरेशन में एक और समस्या थी कि जितने देर ये ऑपरेशन बढ़ता उतने समय में पंजाब में सिखों में अशांति फैलते, आक्रोश फैलता और वो एक हिंसक रूप धारण कर लेता। खैर, किसी तरह सरकार सेना ने उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और भिंडेवाड़ा मारे गए। काफ़ी संख्या में लोग भाग गए, उनके अनुयायी भाग गए, कुछ ने समर्पण कर दिया। यहाँ से शुरू होता है पंजाब में खालिस्तान, जो एक तरह से मृतप्राय था, वो सबके जुबान पे चढ़ने लगा और ये आंदोलन अब लोगों के बीच में फैल चुका था और सिखों में आक्रोश था कि उनके ऊपर सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया गया। वो इस वक्त वो भूल चुके थे कि ये किस मकसद से ऑपरेशन किया गया था। उन्हें लग रहा था कि उसने धार्मिक जगह पे सैन्य कार्रवाई हुई है। अब ये चीज़ चारों ओर फैल चुका था।